अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर पे नातिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर कुछ हो रहा है तो वो सिर्फ सियासत हो रही है, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो। लेकिन अगर उसके अलावा कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान में बारिश हो रही है और सैलाब किसी कैफियत है, इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, माल मवेशी ज़ाया हो रहा है, लेकिन कोई उस पर बॉदर कर ही नहीं रहा। चूँकि खुल के सियासत हो रही है और हमारे सियासी प्रोग्राम है, आगे चल के हम भी सियासत पे और जो नई डेवलपमेंट है उस पर ज़रूर बात करेंगे। प्रोग्राम पूरा आपके सामने होगा, लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश थी कि हम कम से कम इस इशू पर बात ज़रूर करें, इसको एड्रेस ज़रूर करें, इसको हाईलाइट ज़रूर करें। हमारे डॉ न्यूज़ के दो नुमाइंदे इस्माइल ससोली हमारे साथ मौजूद हैं लसबेला बलूचिस्तान से, कमर फ़हीम हमारे साथ मौजूद है राजनपुर पंजाब से। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद। पहले कमर फ़हीम आपकी तरफ आ जाती हूँ, मुझे बताइएगा कि ये जो बारिशों ने जो तबाही फेरी है उसकी सूरत हाल क्या है और उसके साथ साथ कोई इमदादी सरगर्मियां हो रही हैं, नुकसान क्या क्या हुआ है उससे? जी बिल्कुल, ये कोई सलमान पर होने वाली बारिशों से रोद को ही नालों में पानी है और रोद को ही जो ड्रेन सिस्टम बनाया गया था वो नाकारा साबित हुआ और 25 जगहों से बंद टूटने की वजह से जो सैलाबी पानी है वो मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हुआ, जिसमें हाजीपुर, फतेहपुर, चक शहीद और इस तरह फाजिलपुर और रुझान के इलाके शामिल हैं। इस वक्त जो पानी का शदीद दबाव है वो इस वक्त मुरगई टावर के करीब है और रुझान के इलाकों पर शदीद दबाव है, क्योंकि ये दरा कहा सुल्तान से 50,000 क्यूसेक, दरा छाछड़ से 40,000 क्यूसेक का रेला निकला था। बारिशें बीच में 2 दिन वक्फा हुआ, लेकिन आज रात फिर बारिश हुई है और दरा छाछड़ से इस वक्त 12,000 क्यूसेक का फिर एक रेला निकला है और दरा काहा सुल्तान से भी 10,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला निकला है। और ये जो सैलाबी सूरत हाल है वो मजीद बढ़ती जा रही है। जो इलाके हैं, अगर मैं फसलात की बात कर लूं तो तकरीबन 27,000 एकड़ फसलात जो रकबा है वो राजनपुर का मुतासिर हुआ है। 2,60,000 एकड़ टोटल रकबा जो है इससे मुतासिर हुआ है। 84 मवाजियात मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं और 37 किलोमीटर की रोड्स इससे मुतासिर हुई हैं। 1500 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, रेस्क्यू 1112 की जानिब से। 3,000 घर जो है ये मुतासिर हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी डाटा कह रहा है, लेकिन इस हवाले से पीडीएमए को जब ये रिपोर्ट इरसाल की गई, एक तो पीडीएमए लाहौर में बैठकर जो सबसे दूर जिला है राजनपुर, वह अपनी बेहिसी का नमूना दिखा रही है। आज जब टीमें यहां पर आई तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से ऑफ द रिकॉर्ड, जो हमारे सोर्सेज का ये कहना है कि उन्होंने ये कहा कि सैलाब कहां पर है, तो ये कहकर वो वापस चले गए। 5,000 राशन बैग्स की डिमांड की गई थी, 200 राशन बैग राजनपुर इंतजामिया को दिए गए। अच्छा, तो अवाम का जो नुकसान हुआ है फहीम, जो अवाम का नुकसान हुआ है जानी माली, वो कितना हुआ है और उसका कोई पुरसाने हाल है, कोई इमदादी सरगर्मियां हो रही हैं? जी, मैं इमदादी सरगर्मियां इस हवाले से तो अभी तो जस्ट लोगों को निकालने और इस हवाले से काम जारी है। लोग जो हैं अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं है। 8 रिलीफ कैंप भी इंतजामिया की जानिब से, लेकिन वो वहां पर नहीं रहना चाहते क्योंकि ये बलोच ट्राइब है। यहाँ पर जो खवातीन का जो बाहर आना जाना ये थोड़ा सा मायूब समझा जाता है, तो इसलिए वो इन इलाकों में मौजूद है, उनके मकानात गिर चुके हैं। लेकिन पीडीएम में जो है वो इस हवाले से बिल्कुल हमें उसकी बेइज्जती नजर आती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम इशू है कि राजनपुर का जो इलाका है जहां पर या तो खुशहाली होती है या सैलाब होते हैं। जी चले, मैं जरा इस्माइल ससोली से भी बात कर लूं जो कि लसबेला बलूचिस्तान से। इस्माइल जरा मुझे बताएगा, क्योंकि जो हमारे सामने और सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स आ रही हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, वो इंतहाई हॉरेबल है। मतलब बच्चे उसमें बह रहे हैं, लाशें इस तरह से पड़ी हुई हैं। कोई इमदादी सरगर्मियों की सूरत हाल भी बताइएगा और अब तक नुकसान कितना हो चुका है, इंसानी जानों का भी और माल मवेशी का भी। शुक्रिया। इस वक्त जो इस हालिया स्पेल जहाँ पे शुरू हुआ था जो 24 जुलाई से, इसने लसबेला को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। पूरे बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा जिला लसबेला मुतासिर हुआ है। जिला लसबेला के तहसील बेला, लाखड़ा, उथल काफी इसके जद में आए, बुरी तरह मुतासर है। अब तक आज 5वां दिन है कि अब तक भी जराए यही कह रहे हैं कि कम से कम 150 से 200 अफराद हैं वो फंसे हुए हैं। तहसील लाखड़ा है जहाँ पे खवातीन बच्चों के साथ लोग फंसे हुए हैं। सैलाबी रेले तो वहां से गुजर गए, पानी का कुछ कम हुआ है मगर वहां तक एक्सेस नहीं है। आज पाकिस्तान आर्मी के और पाकिस्तान नेवी के हेली के जरिए कुछ अफराद को रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया और फूड, खासकर स्पेशली जो रिलीफ का काम है वो शुरू किया गया, क्योंकि वेदर खराब था। गुज़िश्ता दिनों हेली के जरिए रेस्क्यू नहीं हो पा रहे थे, तो आज ये शुरू हुआ है रेस्क्यू। मगर इस रेस्क्यू में ये है कि काफी लोग अब तक भी फंसे हुए हैं। वो फिजाई तौर पर उन पर खाने पीने की चीजें दिए गए हैं, मगर अब तक भी जो लोगों के मतलब बहाली का सिलसिला है वो बिल्कुल उसके हवाले से कोई खास इकदाम नहीं हुआ है। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से
जो पीडीएम डिपार्टमेंट यहाँ इस वक्त उसको पहले दिन ही नोटिस दिया गया, यहाँ पहुंच गया, मगर बात यह है कि पीडीए डिपार्टमेंट ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ रस्सियां लाए हैं, इनके पास रेस्क्यू के लिए और काम नहीं है। ईडी के जो बोर्ड थे उनके जरिए रेस्क्यू किया गया। जो कौमी शाहराह है आरसीबी हाईवे जो ईरान, अफगानिस्तान और क्वेटा को मिलाने वाला है, 4 दिन से कराची से डिस्कनेक्ट है। जो खासकर कराची और हब को मिलाने, बलूचिस्तान को मिलाने वाला शाहराह है, ये भी टूट चुका है। यहाँ गाड़ियां रोके जा रही है, एक बाईपास रोड है, हैवी ट्रैफिक है। हब डैम से बड़े सैलाबी रेले के अखराज के बाद अब भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बलूचिस्तान पूरे सिंध और कराची से खासकर डिस्कनेक्ट नहीं हो। कई मुसाफिर यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नजर आ रही है इस्माइल आपको? देखिए पीडीएम की जो मिसाल है ना, पीडीएम एनडीएम में, ये सफेद हाथी के अलावा कुछ नहीं है। हुकूमत नाम की कोई चीज नजर आ रही है बलूचिस्तान में, लसबेला में, जहां पर आप मौजूद हैं? हुकूमत नामी चीज बयानात में बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। जिला इंतजामिया के पास जो महदूद वसाइल है उस हद तक नजर आ रहे हैं। कल सीएम ने यहाँ दौरा किया था, हब तक आए थे, वजीर आला बलूचिस्तान बड़े शान शौकत से यहाँ आए, पहुंचे। पूरे इंतजामिया जो रेस्क्यू कर रहा था वो उनके प्रोटोकॉल में लग गए, तो यहाँ वो मीटिंग करके वापस चले गए, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जो सबसे बड़ी बात है यहाँ रेस्क्यू में सबसे मुश्किलात का वजह है कि वो जमीनी रास्ते नहीं है। इस वक्त भी तहसील कनराज, तहसील लाखड़ा और तहसील दुर्रेजी जो है वो जमीनी तौर पर पूरे जिले से डिस्कनेक्ट है। और क्वेटा कराची जो शाहराह है पूरे बलूचिस्तान का यही कनेक्टिंग का शाहराह है। कई मुसाफिर इसमें फंसे हुए हैं। अब तक भी इसके बहाली के हवाले से एनएचए की जानिब से भी कोई खातिर इक़दाम नहीं है। काफी सुस्त रवि का शिकार है, लोगों को काफी परेशानी का सामना है, क्योंकि इसमें जो बच्चे इस वक्त जो हैं वो बीमार हो रहे हैं, गैस्ट्रो के मर्ज फैल रहा है। इसके हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए गए, अमवात ज्यादा होंगे। इस वक्त तक भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में 18 अमवात। ठीक है, मैं फहीम जरा आपसे भी, ठीक है इस्माइल जरा फहीम आपसे भी पूछती हूँ कि हुकूमत नामी कोई शय है वहां पर, कोई चीज, कोई साया, कोई सिंबल, कुछ भी सिंबॉलिकली सही? हुकूमत सियासी जो है दंगल में मसरूफ है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस तो लिया, लेकिन खुद आना कोई गवारा नहीं कर रहे। और ये आज की सिचुएशन नहीं है, अब इस सिचुएशन को 10 दिन से ज्यादा गुजरने वाले हैं। अब ये थोड़ा सा सैलाब थमा है सियासी, तो कुछ लोगों ने नोटिस लेने की हद तक तो चीफ मिनिस्टर साहब ने किया, मगर खुद आना गवारा नहीं कर रहे। चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, कोई यहाँ पे आने को तैयार नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस्माइल ससोली आपका भी। हमारे साथ लस बलूचिस्तान से थे, कंवर फहीम हमारे साथ राजनपुर पंजाब से थे। बड़े अफसोस की बात है, मैंने तो 2 दिन पहले ये ट्वीट की थी कि अगर हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंग रही, कम से कम इमरान खान साहब जो अपनी जीत के जश्न मना रहे हैं, बलूचिस्तान का भी रुख कर लें, वहां पे दाद रसी कर लें, कम से कम मीडिया आपके पीछे चला जाएगा तो उन लोगों का इशू हाईलाइट हो जाएगा और शायद वहां पे इमदादी सरगर्मियां तेज हो जाएं। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो लंबे लंबे बूट पहनते थे, सर पे टोपियां लगा के वो पानी में उतरते थे, आज उनको कहीं का पानी नजर नहीं आ रहा। जो नक्शे कदम पे उनके पिछले 2 दिन पहले तक के जो चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज जो अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलने की उन्होंने बड़ी एक उम्मीद दिलाई थी और बातें की थी, वो भी कहीं नजर नहीं आए। क्योंकि बिल्कुल सही बात हो रही है कि यहाँ पे सियासी दंगल है, इसलिए जो सैलाब से अवाम को शदीद तकलीफ और परेशानी है उसका किसी को एहसास नहीं है। हम मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम भी एज यूजुअल पॉलिटिकल शो करेंगे, पॉलिटिक्स से बात करेंगे, पॉलिटिकल गेस्ट भी हमारे साथ होंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सियासत की। सियासत में जो पीटीआई के रुकन असेंबली 11 इस्तीफे उनके कबूल हो गए, पंजाब में स्पीकर के लिए इलेक्शन हो गया और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी आज की खबर रही, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स की खबर आई और जिसने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सियासत में तहलका मचा दिया। अब मामला ये है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है, पीटीआई क्लेम करती है कि वो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है, यानी ममनुआ फंडिंग केस है, लेकिन बहरहाल उसको लेकर आज एक वफ्द इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मिला। शाहिद खाकान अब्बासी भी उस वफ्द में शामिल थे। उसके बाहर आके उन्होंने मीडिया से बात की, क्या कह रहे थे जरा सुनते हैं। हमने आज इलेक्शन की जिम्मेदारी है पाकिस्तान के अवाम के सामने, आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि ये रिपोर्ट अवाम के सामने आए और इसके मुताबिक कार्रवाई हो। पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनको पता चले पीटीआई किससे पैसे लेकर इस मुल्क में सियासत कर रही है। रिबटल दिया फरूख हबीब ने, क्या कह रहे थे आइए सुनते हैं। वो पैसा जो बुल्टन क्रिकेट क्लब से आया है वो तो पीटीआई के यूपीएल के बैंक अकाउंट में आया है, वो डिक्लेयर्ड है। 4 साल से
जो पीपल्स पार्टी ने अपना रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया अभी तक, नून लीग ने अपना रिकॉर्ड अभी तक जमा नहीं करवाया, इनके केसेस की भी जो है वो स्क्रूटनी हो रही है। इलेक्शन कमीशन जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग वालों से लाडलो जैसा सलूक तो ना करे, कानून तो सबके लिए बराबर है। ये फजलुर रहमान के भी नुमाइंदे आज मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ये जसारत करता, ये सवाल पूछता कि ये JUI के पार्टी अकाउंट्स का तो बिल्कुल खून खाता है, कोई अकाउंट है ही नहीं है। आज भी पेशावर के अंदर जो JUI का मरकज है उसकी तख्ती जो है बड़ी सी, उस पे लिखा हुआ है कि वहां पर लीबिया ने फंड किया था 20 मिलियन पाउंड, आरिफ नकवी ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को रिश्वत के तौर पे दिए हैं। इस पर तो बात करेंगे कि तमाम के तमाम सियासी पार्टीज पर अब ये वाजिब है कि वो अपनी अपनी फंडिंग डिक्लेयर करें और बताएं कि कहां से आया था। लेकिन उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो क्या कह रहे थे ये भी सुन लेते हैं। जहां आज हम खड़े हैं और जो मौक़िफ़ हमने लिया है वो ये है और मुत्तफ़िक़ा है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, हुकूमत वक्त पूरा करेगी और इंशाल्लाह हम मुल्क को इस्लाहात की तरफ ले जाएंगे। स्पीकर साहब ने बिस्मिल्लाह कर लिया, उनके एक एक इस्तीफे को मंजूर कर रहे हैं। जब मंजूर होगा तो वहाँ ज़िमनी इलेक्शन होगा और भरपूर तौर पर हमने ये इलेक्शन ज़िमनी इंशाल्लाह जीत रहे हैं और उनको बताना है कि तुम्हारे औकात क्या है। चले जी नाज़रीन, अब ये सवाल हम अपने तमाम पैनल से पूछेंगे और जो हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है अंदलीब अब्बास साहबा ने, MNA PTI, सीनियर रहनुमा नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने JUIF के सीनियर रहनुमा। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। और जो सवालात हमें आज के प्रोग्राम में शामिल करने हैं वो मैं जल्दी से अपने पैनलिस्ट और अपने नाज़रीन के सामने रख देती हूँ, उसके बाद उसके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, PTI का फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस, मामला क्या है और फैसला ताखीर का शिकार क्यों है? सवाल नंबर 2, क्या वक्त आ गया है कि तमाम सियासी जमातों की फंडिंग की तफसीलात सामने आनी चाहिए? सवाल नंबर 3, पंजाब जीतने के बाद तहरीक इंसाफ का वफाक का भी वापस लेने का दावा, लेकिन कैसे? सवाल नंबर 4, PTI की 11 रुकनी कौमी असम्बली के इस्तीफे कबूल, ताहम कासिम सूरी के मुताबिक इस्तीफे कबूल करके इलेक्शन कमीशन को पहले ही भिजवा दिए थे। अगर ऐसा है तो डी-नोटिफाई क्यों नहीं हुए थे? सवाल नंबर 5, मुद्दत हर सूरत पूरी करेंगे, हुकूमती इत्तेहाद का मुश्तरका फैसला, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? हम अपने पैनलिस्ट की तरफ जाते हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा, तरह पहले आती हूँ क्योंकि एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला है। फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट सामने आई है, बड़ी चीजें उसमें हुई हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो चीजें उसमें सामने आई हैं उसका एक पहलू तो पे ज्यादा फोकस्ड हो रहा है, और भी चीजें हैं उससे भी पहले। ये फॉरेन फंडिंग केस है, ये ममनुआ फंडिंग केस है, मामला क्या है? देखिए जी, इसको कहते हैं, पहली बात यह है कि बड़ा अच्छा हो रहा है कि ये सारी चीजें सामने आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, इसको प्रोहिबिटिव फंडिंग कहते हैं, ठीक है? और फॉरेन फंडिंग नहीं, जो भी प्रोहिबिटेड फंडिंग हो सकती है वो लोकल भी हो सकती है, फॉरेन भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है? और इसके एक डिफरेंट लॉ है जिसके तहत ये डील होती है। जहां तक जो आप बात कर रही हैं, बिल्कुल ये कोर्ट ने भी कहा है जी, सबकी आपने नॉन डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से इलेक्शन कमीशन को कहा है कि सबकी फंडिंग सोर्सेज लाएं, क्योंकि PTI तो वाहिद जमात है जिसकी बाहर रजिस्टर्ड है फंड रेजिंग के लिए। मुझे बताएं JUIF के पैसे कहाँ से आते हैं? अगर इनके लिखा हुआ है कि लिबियन फंडिंग है तो कहाँ से आई लिबियन फंडिंग? मैं JUI के बारे में तो सवाल कर लूंगी, मैं JUI के सवाल कर लूंगी, लेकिन एस अकबर बाबर साहब कहते हैं कि 11 के करीब आपने अकाउंट्स अपने डिक्लेयर नहीं किए हैं, छुपाए हुए हैं, इसकी क्या वजह है? लेकिन मैं अगर कहूँ कि एस अकबर बाबर साहब के 35 अकाउंट्स जो है वो डिक्लेयर नहीं है, तो ये तो मैं भी कह सकती हूँ ना। वो तो आपने देखने हैं कि अकाउंट्स पार्टियों के किधर हैं। हमारी तो वाहिद जिसको कहते हैं पार्टी है जिसके सारे डिक्लेयर्ड है। अभी जो आप कह रहे हैं जी वो वुडन क्रिकेट से जो आए हैं वो तो UBL के अंदर डिक्लेयर्ड अकाउंट्स हैं। ये जो उसी आर्टिकल में 20 मिलियन जो रिश्वत के तौर पे दिया गया शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को, वो तो बताएं कहाँ से आए हैं? हमारे तो डिक्लेयर्ड है, इन्होंने क्यों नहीं डिक्लेयर किए? बिल्कुल ठीक है, वो भी नहीं कर सकते, राइट? अब वाहिद पार्टी, देखें आपको भी पता है हमें भी पता है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे क्रेडिबल फंड रेजर है। ये वो फंड रेजर है जो कि 3 हॉस्पिटल्स चला रहे हैं और मुफ्त गरीबों का इलाज करते हैं और सारी दुनिया से
पाकिस्तानी जो है। देखिए ये इसमें कोई दो राय नहीं है शौकत खानम के हवाले से, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि आपने चैरिटी के नाम लिए और पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज किए। इल्जाम ये लगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इल्जाम जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है वो ये कहती है। हम इसको जरा, मैं जरा आगे बढ़ जाती हूँ, वापस आती हूँ वापस आती हूँ। मेरा सवाल है आपसे कि ये आप कहती है, मैं कहती हूँ, ऐसे बात कहती है, ये क्यों नहीं, क्या वजह क्या है कि ये तीनों पार्टियों के अकाउंट सामने रख दें? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, वजह ये नहीं है, वजह ठीक है। मसला ये है कि आपका केस 8 साल से पिछले इलेक्शन कमीशन में, मुझे जरा कामरान मुर्तज़ा साहब की कानूनी राय भी इसमें लेने दें। पे क्यों नहीं अमल कर रहे? बिल्कुल ठीक है। 8 पिटीशन हमने दी कोर्ट को, इनको इलेक्शन कमीशन ने तीनों 8 को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने 8 को ओवरटर्न करके इनके मुंह पे मारा। चले मैं जरा ये बताएं कि कोर्ट के ऑर्डर से क्यों डिफाई कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, मुझे जरा कामरान मुर्तज़ा साहब से भी बात करने दे, वापस आती हूँ। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, ठीक है, एक सवाल तो वो ये उठा रही हैं कि जी आप दीगर पार्टीज के क्यों नहीं हो रहे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे तो आप ये समझा दें कि ठीक है दीगर पार्टीज के भी होने चाहिए, हम तो यही सवाल हम भी उठा रहे हैं, लेकिन पिछले 8 साल से ये मामला फॉरेन फंडिंग का या प्रोहिबिटेड फंडिंग का इलेक्शन कमीशन में है, तो इलेक्शन कमीशन को क्या मसला है, वहां से इतना ताखीर का शिकार क्यों हो रहा है? क्यों नहीं, अगर इतना ही क्रिस्टल क्लियर है जितना अंदलीब साहिबा कह रही हैं तो जवाब दे देता हूँ। तो उसमें ऐसा है कि इनका मामला 8 साल से पेंडिंग है और इन्होंने जो हमारे अगेंस्ट जो मामला लेके आए हैं, इससे पहले तो पता नहीं लीबिया वाले जो पता नहीं ये कह रहे हैं कि लीबिया से हमने पैसे लिए थे, फलां से लिए थे, फलां से लिए थे, तो वो मामला जो है वो पिछले साल जो है वो इन्होंने रेज़ किया है। इससे पहले जो है ना वो इनको याद नहीं था, वो इनको अचानक जो है ना याद आया, तो इनका मामला जो है नहीं। कामरान मुर्तज़ा साहब माजरत के साथ मैं आपको यहाँ पे आपकी बात काट रही हूँ, बेसिकली रेज इन्होंने भी नहीं किया था, आपकी अपनी पार्टी के जो नाराज कुछ अरकान थे उन्होंने आके ये मामला रेज किया था आज से तकरीबन 1.5 साल पहले। हाँ, वो 1.5 साल पहले जब उन्होंने रेज किया था, उससे पहले जो है ना वो हजरात जो है वो सेनेटर्स भी रहे, वो MNAs भी रहे, और उस वक्त जो है ना वो उनको भी याद नहीं आया ये मामला सारा, और वो पार्टी जिन हजरात ने मेरे बहुत मोहतरम है वो मामला रेज किया है, वो उन्होंने अभी माजी करीब में जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात भी की है, और उन्होंने भी जो है वो PTI की टोपियाँ पहन के तस्वीरें खिंचवा के मीडिया को जारी की है। तो वो सारा कुछ कनाइमेंस के साथ था, उसके साथ किसी और अदारे का भी कनाइमेंस था, और मुझे पता है कि किस उस अदारे में मैं उस शख्स का नाम भी ले सकता हूँ, मगर वो शख्स जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है इस दुनिया में, तो वो किन किन का कनाइमेंस था वो मैं जानता हूँ। मगर सवाल ये है कि ये एक तो पहली बात ये है कि हम जो है ना वो हर साल अपने अकाउंट जो है वो सबमिट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। कहीं पे कोई रिजर्वेशन होती है या ऑब्जर्वेशन आती है तो हमें कन्वे होती है, और उसको हम जो है ना वो फिर अकाउंट फॉर करते हैं, क्लियर करते हैं। तो वो ये कभी भी जो है ना वो किसी वक्त भी किसी भी जमात ने या किसी भी अदारे ने जो है वो हमारे किसी भी अकाउंट को रिजेक्ट नहीं किया। ये इस वक्त तक, इस साल तक जो है वो आप देख लीजिएगा कि हर अकाउंट जो है ना वो हमने सबमिट किया हुआ है, और कहीं पे जो है ना ये मसला पेश नहीं आया। ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ जाती हूं। अब एक मिनट मुझे और दे दीजिए। अब इनका केस 8 साल पुराना, और जो हमारे अगेंस्ट जो केस फाइल हुआ वो 1 साल पुराना, ठीक है जी। अब कहते हैं कि 8 साल वाले को नहीं, तो मेरा सवाल तो ये था कि ताखीर का शिकार क्यों है जी, उसको फैसला आना चाहिए, उसका फैसला आना चाहिए, आना चाहिए। आप लोग तो मुतालबा कर रहे हैं, ठीक है, ये मुतालबा तो इनको भी करना चाहिए, ये मुतालबा तो इनको भी करना चाहिए, अगर वो क्लियर है। बिल्कुल ठीक है, इसमें ठीक है। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, इसका जवाब आप दे दीजिएगा कि ये ताखीर का शिकार क्यों है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बताइएगा कि जो फाइनेंशियल टाइम्स की अब रिपोर्ट आ गई है, अब ये क्या ये डैमेजिंग होगा PTI के लिए किसी भी एंगल से? प्लस ये एक साथ ही इसके कि तमाम पार्टीज की ही अब स्क्रूटनी होनी चाहिए, और तमाम पार्टीज के फंडिंग के मामला आपको लगता है कि पब्लिक होने चाहिए? PTI अगर समझती है कि वो शफाफ है और PTI को कोई मसला नहीं है, PTI के सारे फंड्स अकॉर्डिंग टू द लॉ है, फिर PTI बार बार एडजस्ट करने की दरख्वास्त देती है। PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू क्यों करती है कि उनके केस का फैसला ना सुनाया जाए बल्कि तमाम बाकी सियासी जमातों के साथ ही सुनाया जाए? यानी मसला ये है कि PTI इस केस को मुसलसल ताखीर का शिकार करती रही है।
और पीटीआई अब भी समझती है कि बाकी पोलिटिकल पार्टीज का भी साथ ही फैसला हो जाए ताकि मजीद ये केस लटका रहे। अब मसला ये है, पनामा पेपर्स के अंदर जब नाम आए, एक शरीफ फैमिली का आपने ट्रायल शुरू कर दिया, बाकी नाम आज तक उनके ऊपर किसी का ट्रायल ना हो सका। पंडोरा पेपर्स में लोगों के नाम आए, इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई, आज तक किसी कमेटी का इल्म ही नहीं कि उस कमेटी ने क्या फैसला किया। प्रॉब्लम यह है कि जब अगर आप साफ शफाफ हैं और आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई उन फंड्स के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब तक की जितनी प्रोसीडिंग हुई उसके मुताबिक 310 मिलियन के जो है फंड्स हैं वो पीटीआई ने आज तक छुपाए हैं उस पूरे इस प्रोसेस के अंदर। और अगर पीटीआई ने वो छुपाए नहीं है तो पीटीआई खुद अनाउंस करे कि हमारा फैसला सुना दिया जाए। पीटीआई इसलिए रुकवाना चाहती है कि पीटीआई को पता है कि बाद ऐसे चीजें हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से छुपाई गई हैं। अकबर एस बाबर 8 साल से ये केस लड़ रहे हैं। जो कमरान मुर्तजा साहब ने दुरुस्त बात की है कि 1 साल पहले, लेकिन नसरुल्लाह मलिक साहब मेरा सवाल ये है, पीटीआई तो इलेक्शन कमीशन को कहती है कि वो बाइस्ड है, वो एक पार्टी है, तो फिर इलेक्शन कमीशन किसके दबाव में है या इलेक्शन कमीशन क्यों दबाव ले रहा है और ताखीर का शिकार क्यों हो रहा है ये फैसला? 24-25 जुलाई को भी आना था, एक्सपेक्टेड था। देखिए, मैं समझता हूँ मुल्की सियासी हालात के पेश नजर आप भी समझती हैं इन चीजों को कि बाज़ फैसले इसलिए ताखीर कर दिए जाते हैं कि मुल्क के हालात शायद इस किस्म के नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त जो सियासी महाज कैफियत है उसमें फैसले ताखीर से हम करते हैं, वो इदारों की गलती है। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस फैसले को अनाउंस करना चाहिए। हमारे यहाँ इदारे भी बाज़ डिले जाते हैं कि उसके पॉलिटिकल जो प्रिकॉशंस होती हैं उसके मुताबिक चीजों को आगे पीछे किया जाता है। मसला ये है कि अगर आप इस फॉरेन फंडिंग का या इस प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस भी पीटीआई को तो ओपनली बात करनी चाहिए कि अनाउंस करें। दूसरी बात जो आपने इलेक्शन कमीशन खिलाफ है वो खिलाफ इसलिए है कि वो समझते हैं कि अगर ये फैसला उनके खिलाफ आ गया तो पहले से एक पेशबंदी उन्होंने कर दी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं मानते। हालांकि सुंदर सुल्तान राजा साहब हैं जिनकी इमरान खान साहब तारीफें किया करते थे, लेकिन तारीफों के बाद उन्होंने बता भी दिया कि उनकी तैनाती कैसे हुई थी। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो अंगली बाबा साहबा से ये भी जानूंगी फिर वो ये 8 साल से लटका हुआ केस है तो क्या वो ये डिमांड करते हैं कि ठीक है आप पहले हमारे केस का फैसला दीजिए, उसके बाद उन्होंने जो जमा कराई है एप्लीकेशन पीपी और पीएमएलएन की वो भी होता रहेगा। अभी तो 1 साल हुआ है, क्या ये मुतालबा पीटीआई करेगी? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, एक और मामला है अलीफ साहिबा से, उसका जवाब मैं ज़रूर लूँगी। ये जो 11 रुकन असम्बली के इस्तीफ़े कबूल हुए हैं तो इसके पीछे क्या हिकमत अमली है, क्या इरादे हैं, क्या सोच है बेसिकली कि अभी सिर्फ 11 के किए हैं और आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, लेकिन कासिम सूरी साहब कहते हैं कि वो तो पहले कबूल कर चुके थे, तो फिर ये डी नोटिफाई क्यों नहीं हुए थे आपकी नज़र में इलेक्शन कमीशन से? देखिए, अगर कासिम सूरी साहब कर चुके थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजे थे, उनकी वेरिफिकेशन करते तमाम इस्तीफों की। कुछ ऐसे इस्तीफे हैं जो ऑन द फ्लोर हुए हैं, क्या ये इस्तीफे प्रॉपर करके भेज दिए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? दूसरी बात ये है कि कुछ वेरिफिकेशन की उस वक्त भी बात की गई थी कि कुछ वेरिफिकेशन होने वाली है, वो वेरिफिकेशन भी कासिम सूरी साहब नहीं करवा सके थे। इसलिए अगर मौजूदा स्पीकर साहब जो उसको वेरिफिकेशन करवा के भेज रहे हैं तो मेरे ख्याल में पीटीआई को उस पर एतराज नहीं करना चाहिए। पीटीआई तो मुस्तफी हो चुकी है, अब वो कितने फौरी तौर पे वेरीफाई करके भेजते हैं, ये कितने वेरीफाई नहीं हुए हैं, ये सब स्पीकर चैम्बर का, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का है। दूसरा मसला ये है कि सियासत तो इस वक्त की मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत भी कर रही होगी ना, वो ये चाहेगी कि जो इस्तीफे आस्ता आस्ता मंजूर किए जाए, ताकि अगर सारे इस्तीफे मंजूर किए जाते हैं तो एक बड़ा और क्राइसिस आ सकता है। अगर 11 नशिस्तों के इस्तीफे मंजूर होते हैं तो इस पर इलेक्शन हो सकते हैं, इलेक्शन की डेट्स जो आएंगी वो डिफरेंट इलेक्शन डेट आ सकती हैं। तो मेरे ख्याल में या तो सूरी साहब उसी वक्त सारे इस्तीफों की वेरिफिकेशन करके दे जाते, जिस अर्जेंसी में वो इस्तीफे मंजूर करके गए उसके बाद से उसके जो बाकी लोग थे उससे पीटीआई तो लोग जो मुनारफ हो गए, वो इस्तीफे देना नहीं चाहते थे, फिर उनकी वेरिफिकेशन कैसे हो पाती? इस पे आपको कोई एतराज तो नहीं है क्योंकि आप लोग तो सारे इस्तीफे दे के बाहर निकल गए। अब हुकूमत पहले 11 के करती है या पहले 10 के करती है या पहले 15 के करती है, ये हुकूमत पर मुनस्सर है, या आपको इस पे कोई एतराज है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमने सब ने असेंबली में खड़े होके स्पीकर को कह के आए कि जी हमने रिजाइन कर दिया और रिटर्न भी दे दिया। स्पीकर ने वो रिसीव किए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। तो अब ये ड्रामा क्या हो रहा है?
मतलब कभी 11 कर रहे हैं, कभी 12 कर रहे हैं, कभी वो तो ऑलरेडी हम इस्तीफा दे चुके हैं। ये जो कार्रवाई कर रहे हैं ये एक एक्चुअली ये जो जिसको कहते हैं ना खत्म हो चुके हैं। इनका जो हशर किया है ना, जो अवाम ने हशर किया है ना, और जमहूरियत में अवाम होती है, इस वक्त इनकी मैं और आपसे अवाम बढ़ चुकी है। जो मैं बातें कर रही हूँ और ये जो मेरे कॉलीग्स कर रहे थे ना, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ होगा और इसके बखिए उधेड़ दिए होंगे अवाम ने, एक एक चीज सामने ले आए होंगे। तो वो जो स्पीकर साहब आज सुबह कर रहे थे, आप देखना तो था कि अवाम क्या कह रही है, क्योंकि आप अवाम की आवाज सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। आप बैठ के जो मर्जी नैरेटिव बना लें, मैं बैठ के जो मर्जी कह लूं, जो हकीकत है वो तो आश्कार हो गई है। इस वक्त आप देखें हुआ क्या है बेचारों के साथ। मेरा ख्याल है इस पे ठीक है आपके। हाँ सुन ले आप ये देखें कि जो 12 करोड़ वाला सूबा है वो भी हमारे पास, केपी हमारे पास, आजाद कश्मीर भी हमारे पास, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे पास। तो इनके पास क्या है? इनके पास सीडी है, इनके पास शराय जमहूरियत है, और ये इनके साथ 4-5 जो लोग आके प्रोग्रामों में बोलते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, उठ के कभी जाते हैं इलेक्शन कमिश्नर के पास। इलेक्शन कमिश्नर को कोर्ट ने 8 दफा कहा है कि आप गलत फैसले दे रहे हैं। कोई इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसमें इलेक्शन कमीशन 8 दफा मुसलसल कोर्ट, लेकिन आपके केस में तो वो फैसला ही नहीं दे रहे अंदीप साहब। ये बात तो आपको सूट करती है। मैं तो कहती हूँ, वही तो मैं कह रही हूँ, केस पे तो वो फैसला ही नहीं दे रहे। आप जरा बातें सुने इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों की, कि आप इलेक्शन कमीशन को पुने, आप इलेक्शन कमीशन को कहें कि वो कितना बुरा है, वो हर दफा कोर्ट को उसको कहना पड़ता है। अब कोर्ट ने क्या कहा हुआ है? कोर्ट ने कहा हुआ है कि जी इकट्ठा दो तीनों पार्टियों का, और वो ऑब्वियसली जब उनको इलेक्शन कमीशन इकट्ठा देगा तो वो तो बिल्कुल वो जितना बना PMLN का वो तो मर जाएगा। इकट्ठा देगा, इनको पता चलेगा। मैं अब बेनजीर की एक बात करती हूँ, चले वो तो जब भी होगा, लेकिन फिलहाल जो खबर है बेनजीर भुट्टो ने इन राइटिंग दिया कि नवाज शरीफ। अच्छा अंदीप साहबा, ओके अंदीप साहबा एक सेकंड, अभी जो खबर है अंदीप साहब आप सुन लीजिए। अभी जो खबर है कि इलेक्शन कमीशन 1 अगस्त से रोजाना के बुनियाद पे PTI की फॉरेन फंडिंग केस का फैसला तहरीर करने के लिए इजलास बुलाएगा। फैसले में 15 दिन लग सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन की खबर। कामरान मुर्तजा साहब, अब जरा मुझे ये समझाइएगा कि अगर कासिम सूरी साहब और पूरी के पूरी PTI ने उस वक्त रिजाइन कर दिया था, कासिम सूरी साहब ने इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए थे बहैसियत डेप्यूटी स्पीकर, तो फिर उस वक्त डी नोटिफाई क्यों नहीं हुए थे और ये इतना टाइम क्यों लगा, और अब सिर्फ 11 क्यों हुए? कासिम सूरी साहब ने अगर ये इस्तीफे जिसको ये ड्रामा कह रही है मोहतरमा, तो फिर जो है ना उसके बाद असद उमर का और फवाद चौधरी का ये स्टेटमेंट ना आता कि हम जो है ना रेजिग्नेशन वापस लेने का सोच सकते हैं, हम कौमी असम्बली में वापस आने का सोच सकते हैं। मेरे ख्याल है कि अपने जो है ना अपने जो साथी हैं इनके उनके बयानात से भी ये वाकिफ नहीं है। तो इसलिए ना कि इस्तीफे कबूल नहीं किए उन्होंने। नहीं, तो इस्तीफे अगर कासिम सूरी ने कबूल कर दिए थे और भिजवा दिए थे तो और भिजवा दिए थे, तो फिर हाँ उसमें इसमें प्रॉब्लम ये था कि उसने नहीं भिजवाए थे, ये गलत बयानी कर रहे हैं। उसमें हुआ ये था कि ये जो इस्तीफे हैं ये हाथ से लिखे हुए होने चाहिए। मैं इनमें से इनके बहुत सारे अरकान को जिससे मेरा अपना प्रोफेशनल ताल्लुक है, उन्होंने मुझे खुद बताया कि उनके साइन जैली, या मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रोफेशनल जो है ना उसमें एक रिलेशन में आता है और उसमें मैं नहीं बता सकता, मगर उस पर साइन जैली हैं। और दूसरी बात ये है कि वो उनके हैंड राइटिंग में नहीं है, जिस तरह से इस्तीफ़ा होना चाहिए था उस तरह से इस्तीफ़ा नहीं है। तो ये रीज़न थी कि उसके बाद स्पीकर ऑफिस की तरफ से वो नहीं भिजवाए गए थे। बाकी ये कह रही थी कि वो इनके पास है क्या, इनके पास हाँ, मैं आपको बताऊं कि 9 अप्रैल को जो इमरान खान साहब बुड़क मुर्गी की तरह जहाँ पे बैठे हुए थे और बावजूद अदालत के हुक्म के वो पे वोटिंग कराने के लिए तैयार नहीं थे, वो सारा कुछ हमारे पास है। और जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये आपने ले लिया, जो कल का आपका डाकू था उसके हवाले कर दिया और आप उसके ऊपर जो है ना बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे पास क्या है। भाई पीपल्स पार्टी के पास जो है ना सिंध है, आपके पास क्या है? ये बलूचिस्तान आपके पास नहीं है। पंजाब तो आपने डाकू के हवाले किया। अगर वो क्लिप इन मोहतरमा को भिजवाना है तो मैं वो डाकू वाला क्लिप जो है इमरान खान का भिजवा देता हूँ।
बाकी एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा आपके पास है, आप खामखा ऐसे बढ़ के मार रही हैं। वो कल्चर है पंजाब का बढ़ के मारना, वो उसके ऊपर जो है ना कि जी हाँ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपके पास है क्या? आप खुद अपना बताइए कि आपके पास क्या है। आप अगर ये इतनी जो है ना इररेलेवेंट जगह होती तो वो 9 अप्रैल को जो है ना वो बिल्कुल जो है ना उधर से टिक के ना बैठे होते कि मैं तो इधर से आवाज नहीं जा रही, उधर से स्पीकर साहब नहीं आ रहे। हाँ, तो इतनी इररेलेवेंट ठीक है कमरान मुर्तज़ा साहब, एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक लेने दें। आपकी बातों का जवाब यकीनन ले बाबा साहब देना। ब्रेक लूंगी, ब्रेक से मैं वापस आऊंगी। तो जो 11 अरकान असेंबली के इस्तीफे कबूल किए हैं, वहां पर अगर देखा जाए तो बड़ी हिकमत अमली पोशीदा थी, क्योंकि उनके जो वहां पर पीटीआई जो थी वो कोई बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन पीटीआई की नहीं थी। मेरे पास वो पूरी एक रिसर्च है कि उन हलकों से जो रनर अप कैंडिडेट था वो कौन था, उसने कितने वोट लिए थे, पीटीआई के मेंबर ने कितने दिए थे। ब्रेक लेती हूँ, ये तफसीलात जरा अपने नाज़रीन के सामने रखूंगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। तो 2-3 चीज़ें हैं जो अभी जाननी है, क्योंकि पंजाब में जो स्पीकर का इंतखाब था उसमें भी सब्तैन खान जो कि पीटीआई के उम्मीदवार थे वो कामयाब हो गए, और पीटीआई का दावा है कि अब पंजाब जीतने के बाद वफाक भी जीतेगी। वफाक में जो हुकूमत है वो कहती है हम अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। ये कैसे होगा इस पर भी बात करते हैं, लेकिन क्विक जरा आपके सामने रख दूं। जो 11 उम्मीदवार 11 रुकन असेंबली जिनके इस्तीफे कबूल हुए, NA-22 मर्दान जाके तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अली मोहम्मद खान जिन्होंने 58,577 वोट हासिल किए थे और जीते थे। वहां पर MMA के उम्मीदवार थे जिन्होंने 56,318 वोट हासिल करके वो दूसरे नंबर पे थे। तो बड़ा टफ कंपटीशन था। अली मोहम्मद साहब ने बड़ी मुश्किल से ये सीट रखी थी। अब लेट्स सी कि दोबारा ज़िमनी इंतखाब होंगे तो ये अपने पास रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे। NA-24 चारसदा पीटीआई के फजल मोहम्मद खान 83,000 समथिंग और ANP के उम्मीदवार 60,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे। इसी तरह NA-31 पीटीआई के शौकत अली ने 87,975 और ANP के हाजी गुलाम बिलोर 42,526। यहाँ पे एक वाज़े फर्क है, लेकिन अब आगे वाले दिनों में देखेंगे। NA-45 कुर्रम एजेंसी जहाँ पे ज़िमनी इंतखाब हुआ था, पीटीआई के फखर जमान खान 16,911, JUIF के उम्मीदवार 15,761। टफ कंपटीशन। NA-108 फैसलाबाद तहरीक इंसाफ के फर्रुख हबीब 1,12,182, नून लीग के उम्मीदवार आबिद शेर अली 1,10,907, बहुत क्लोज। NA-118 ननकाना साहब पीटीआई के एजाज अहमद शाह 63,918, नून लीग के उम्मीदवार डॉक्टर शजरा मनसब अली खान खरल 61,395। NA-237 मलीर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमाल अहमद खान 33,522, जबकि PP के उम्मीदवार अब्दुल्ला हकीम खान बलोच 32,054, यानी बड़ा क्लोज कंपटीशन। इसी तरह NA-239 कोरंगी कराची पीटीआई के उम्मीदवार मोहम्मद अकरम चीमा 69,161, MQM के सोहेल मंसूर ख्वाजा 68,811। NA-246 कराची साउथ पीटीआई के उम्मीदवार अब्दुल शकूर शाद 53,029, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 42,000 समथिंग। दो जो हैं डॉक्टर शीरी मजारी और शानदाना गुलजार, वो दोनों विमेन रिजर्व सीट्स पर यहाँ पर थी। तो बात वहां पर आ गई है। चलें जी अंदीप साहबा, पंजाब में आपके स्पीकर भी मुंतखब हो गए, लेकिन वफाक में जो आने की बात कर रही हैं कि हम वफाक में अब आएंगे, कैसे आएंगे? देखिए बात यह है कि मैं वही कह रही हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 15 पार्टियों को इकट्ठे करके ये हुआ है कि एक लिबर्टी में ये 15 पार्टियां इकट्ठे होके एक जलसी भी नहीं कर सके, एक पेप्सी भी नहीं कर सके। इनका इतना बुरा हाल होना है। मैं कहती हूँ 123 जो जितने भी है ना इस्तीफे मंजूर करें और इलेक्शन करवाएं। इनको वही हाल है। वफाक में कैसे आएंगे, सवाल मेरा ये था। देखिए आप मुझे बोलने नहीं देंगी ना तो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि बाकी सब बोल रहे हैं, उनको आपने टाइम दिया, मैं भी उतना ही टाइम चाहती हूँ, मुझे बोलने तो दें। आप बात कीजिए। वो आपने उनको, वो दो पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, मैंने दोनों का जवाब देना है, उन दोनों का मौकफ जो है वो एक जैसा है, तो मैंने उनको बताना है, मैं उनको दोनों को डील कर रही हूँ, तो मुझे आप टाइम दें। लेकिन नसरुल्लाह मलिक साहब पीटीआई के, ना पीटीआई से ना PMLN से, वो तो एक सीनियर एनालिस्ट है, न्यूट्रल। चले वो उनका वो ओपिनियन PMLN से और पीपल्स पार्टी को बहुत मिलता है, तो वो इत्तेफाक है। बोले वो पार्टी आपके पास डाकू जो आपने इकट्ठे किए उनके ओपिनियन सबसे मिलते हैं, यानी पीटीआई का मसला ये को सुनना नहीं चाहती। मैं तो देखे मुझे तो
मैं इसलिए मुझे डिसएडवांटेज है कि मैं देख नहीं पा रही उनको, लेकिन जो उनकी बातों से लग रहा है कि दोनों माशाल्लाह एक दूसरे के हमनवा हैं। सो आपने सुनी अमीर साहब जो आपने क्या कहा है कि प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आ जाएंगे वो देख लीजिएगा, यानी गालिम गलोच को आप समझती है कि बड़ा अच्छा काम है, आप इतनी पढ़ी लिखी खातून है और आप गालिम गलोच को और तनकीद बर्दाश्त ना करने को आप समझती है कि ये पोलिटिकल पार्टीज का एक्ट होना चाहिए। देखिए मैंने बिल्कुल आपकी बातों में इंटरप्ट नहीं रखे हुए गालियां देने के लिए, वो जैसी प्रोग्राम खत्म होता है वो हमें गालियां दे के फिर हमें टैग करते हैं। ये मुझे ये इनकी तमीज देखें कि मैं इनकी टर्न पे कभी नहीं बोली, चलिए वो भी नहीं बात कर रहे, वो अपना डिफेंड अपने आप को डिफेंड तो करेंगे ना, आप उन पे इल्जाम लगा रही थी, लेकिन अब आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। मैं बीच में नहीं बोली, मैं बहुत कुछ कह सकती थी, ये गलत इल्जाम लगा रहे थे, मैं चुप रही, लेकिन अब मुझे जब मौका मिला है तो आप भी तहम्मुल से सुने, आपका ओपिनियन था, मैं बिल्कुल डिसएग्री करती थी लेकिन मैं नहीं बोली बीच में, इसी से पता लग जाता है कि क्या आपका ज़र्फ है, तो छोड़े। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रही हूँ। सिंपल बात यह है कि जो बिल्कुल एक चेंज आ चुका है और इस चेंज को ये ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। ये अपने वही पुराने 10 साल स्टाइल में झूठ बोल के 4-5 बंदे टीवी पे बिठा के ये समझते हैं कि अवाम जो है वो पड़ेगी। अवाम जो इस वक्त है हमसे आगे है, इन सब को अवाम ने इतना अच्छा समझ लिया है कि आप अब देखें कि मेरे आपके कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। सही जमहूरियत है, इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, आप अगर देखती हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पिछले 7 डिसीजंस जो पीटीआई के खिलाफ लिए। चलिए अंदीप अब्बास साहब, माजरत के साथ मेरे पर टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का। असल मसला ये संभल नहीं रही है, मईशत संभल नहीं रही है, लेकिन जिद है और अना है कि नहीं जी हमने हुकूमत चलानी है। लेट्स सी कि अवाम कितना बर्दाश्त करती है। प्रोग्राम से नादिया मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हर जुम्मा से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।